हेलो 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 हेलो। तो आप सबका स्वागत है यहाँ बायो मास्टर सीरीज के अंदर। ऐसे बायो मास्टर सीरीज 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाली थी, थोड़ा सा डिले हो गया। और आज से हम यहाँ पूरा बायो मास्टर सीरीज स्टार्ट करें, जहाँ हम हर एक चैप्टर का बहुत ही डिटेल में वन शॉट प्रेप नोट्स के साथ हम प्रिपेयर नोट्स के साथ हम यहाँ करने वाले हैं। और ये नोट्स आपको फ्रीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, ताकि आप इन्हें एक्सेस कर पाए। हम पूरा क्लास 11th का बायोलॉजी, पूरा क्लास 12th का बायोलॉजी यहाँ कवर अप करेंगे। और मैं आपको बता दूं, बायोमास्टर सीरीज में कब और कहाँ लेक्चर आने वाला है। ये लेक्चर्स फ्री हैं यूट्यूब के ऊपर, और हफ्ते के अंदर एक चैप्टर का मैं यहाँ लेक्चर डालता जाऊंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर होगा और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, 40 to 50 मिनट्स का ये लेक्चर रहेगा। अगर चैप्टर छोटा होगा तो जल्दी भी ख़त्म हो सकता है, पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ करने वाले हैं चीज़ों को। तो आज जो हमारा चैप्टर जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बायो मास्टर सीरीज के अंदर, वो है हमारे पास यहाँ लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमारे पास यहाँ कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। एक है हमारे पास बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ये न्यू एनसीईआरटी से डिलीटेड टॉपिक है, पर ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर है। और अगर हम नीट 2024 या रीनीट 2024 के अंदर देखें, तो इस चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं आया, पर जो जैसे जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें पेरेन कायमा कॉलन कायमा वाला पार्ट डिलीटेड था, उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मतलब ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक था जो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ कवर अप करें। तो ये वाला टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी एंड नॉमेनक्लेचर। ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी है। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज भी न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी है। हम टेक्सोनॉमिकल एड्स नहीं कवर अप करने वाले। टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो हमारे पास यहाँ क्या है, डिलीटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कभी भी जब भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, तो हम उसमें बहुत सारे सर्टेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म कर पा रहा है कि नहीं, उसमें कॉन्शियसनेस है कि नहीं, इट इज एबल टू डिटेक्ट द स्टिमुलाई अराउंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, कॉन्शियसनेस है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब हम कैरेक्टर्स क्या देखते हैं, कभी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं तो ये सब कैरेक्टर्स को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ किसके साथ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ ग्रोथ के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम यहाँ ग्रोथ की बात करते हैं, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। एंड व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट लाइनें जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अब हमें पता है कि एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, और वो जो सिंगल सेल होगा उसके अंदर इट विल बी एबल टू डू द रिप्रोडक्शन, इट विल बी एबल टू ग्रो, इट विल बी एबल टू डू द अदर प्रोसेसेस लाइक द डाइजेशन, लाइक द एक्सक्रीशन, वो सब एक सिंगल सेल करेगा। पर अगर मैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहता हूँ, तो मल्टी सेल्यूलर का क्या मतलब है, मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है इसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म विच कंटेन मोर देन वन सेल, लाइक ह्यूमंस। तो वी आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, और हमारे लिए हमारी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ हमारे पास नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। तो बहुत अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स भी जो है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। अब यहाँ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हमने मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स को लिया है। तो प्लांट्स में जो है सेल डिवीजन अगर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। इन द प्लांट्स द सेल डिवीजन अगर continuously throughout the life, but in animals the cell division takes place only up to the certain age. plants में ग्रोथ चलती ही रहती है। जैसे अगर आपने कोई भी एक प्लांट का पार्ट कट किया,
तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप देखो कि वो प्लांट का जो पार्ट जो आपने कट किया था वो रीजनरेट हो गया। पर एनिमल्स के तो प्लांट जो है इट ग्रो, इट्स ग्रोथ इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। पर अगर हम यहाँ एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स जो हैं दे ग्रो अप टू अ सर्टेन एज। मतलब हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये कह सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीजें हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली द एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड वन कैन कंसिडर इंक्रीज इन बॉडी मास एज द ग्रोथ, जो हमने ऊपर बात की थी। अब अगर मैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। अब एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं, और इंक्लूसिव का मतलब होता है कि दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं। अब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है तो वो डिवाइड भी करता जाएगा, और डिवाइड करेगा तो उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, तो वो ग्रो भी कर रहा है, उसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो मतलब इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। अब ग्रोथ तो हमने इस बेसिस पे डिफाइन किया। अब एक और बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं वेदर द ग्रोथ टेक्स प्लेस एक्सट्रिंसिकली और इंट्रिंसिक। तो ह्यूमंस के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कैसी ग्रोथ होती है? उनके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है द ग्रोथ दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, तो वो होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ किसके अंदर होती है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब जो बाहर से सरफेस से जो ग्रोथ होती है, जैसे अगर एक सैंड ड्यून है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सैंड ड्यून के ऊपर अगर बहुत ज्यादा सैंड डिपॉजिट हो जाएगी तो मतलब वो जो सैंड ड्यून है उसकी ग्रोथ हो गई, मतलब वो सैंड ड्यून ऊंचा दिखेगा। तो मतलब अगर सरफेस से कोई ग्रोथ हो रही है तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। जैसे माउंटेन्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, एटसेट्रा, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। अब ग्रोथ जो है इट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमें पता होना चाहिए। ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? बिकॉज ग्रोथ लिविंग थिंग्स में भी हो रही है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रही है। नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे हो रही है? थ्रू एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, उनमें बॉडी सरफेस के थ्रू में ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ की लाइन जो हमें यहाँ याद रखनी है एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन एंड देयर ग्रोथ कैन बी चेक बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन विट्रो कल्चर। तो अगर आप इन विट्रो कल्चर में अगर आपको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई भी यीस्ट हो गया, यीस्ट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, अगर आपको उनकी ग्रोथ चेक करनी है तो इन विट्रो कल्चर के अंदर नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर लो तो वी कैन चेक देयर ग्रोथ। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ किसके बारे में था? ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ ग्रोथ के बारे में था। अब हम यहाँ सेकंड में मूव कर रहे हैं। सेकंड कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का एक अगर हम बेसिक डेफिनेशन पूछे तो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी हैविंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो वो क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन होता है। अब जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजेनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं, एंड दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब उसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। ऐसे भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, अपने 10th में पढ़ा होगा या 11 में भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब जैसे बडिंग का एग्जांपल क्या है? यीस्ट एंड हाइड्रा है। प्लेनेरिया जो है शो द ट्रू रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है? फंजाई शो करता है बाय द एसेक्सुअल स्पोर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसकी अच्छे से बात करेंगे। फिलामेंटस एल्गे एंड द प्रोटोनीमा ऑफ द मॉसेस। एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, एंड मतलब ग्रोथ भी होती जा रही है, रिप्रोडक्शन भी होती जा रही है। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, यूनिसेलर एल्गे हो गया। तो ये क्या इसके एग्जांपल्स हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको इसके अंदर एग्जांपल्स याद रखने हैं। अब यह इंपॉर्टेंट लाइन ये आती है
इम्पॉर्टेंट लाइन ये आती है कि विच ऑर्गेनिजम्स डजंट रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स दैट डजंट रिप्रोड्यूस जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, एक तो हमारे पास यहाँ म्यूल हो गया, एक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, और एक वर्कर हनी बी हो गई। वो क्या हो गए हमारे पास, वो ऑर्गेनिजम्स हो गए दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन तो शो करेंगे नहीं, और कुछ लिविंग भी शो नहीं करते हैं। यहाँ की लाइन है जो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगी, रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज आल्सो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप फंडामेंटल फीचर्स की बात करोगे तो उसके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आ जाएगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने यहाँ क्या क्या कवर कर लिया है, हमने यहाँ ग्रोथ कवर कर लिया है और हमने यहाँ रिप्रोडक्शन कवर कर लिया है। अब हम यहाँ मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है तो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट इज अकरिंग इन आवर बॉडी साइमल्टेनियसली, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म के अंदर दो आते हैं, एक हमारे पास एनाबॉलिज्म आता है, एक कैटाबॉलिज्म आता है। एनाबॉलिज्म का मतलब कि छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल से, माइक्रो बायोमोलिक्यूल से एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल का बनना, जैसे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो एनाबॉलिज्म है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन होता है, कोई भी बड़ा मैक्रो बायोमोलिक्यूल छोटे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो गया तो वो चीज आती है। अब हमारे पास यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो मेटाबॉलिज्म पार्ट के अंदर एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो ये हमें बिल्कुल याद रखनी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इसमें पूछा जा सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। हाँ, ये बात याद रखना कि कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जरूरी नहीं वो बॉडी के अंदर भी हो, अगर आपने बाहर एक सेल फ्री सिस्टम क्रिएट किया तो आप उधर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर सकते हो। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जब हमारा जो एग है वो स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, नहीं वो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो मतलब इसके अलग अलग एग्जांपल्स है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जो बाहर कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। जो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर कराते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ना ही वो लिविंग रिएक्शन होता है ना ही वो एक नॉन लिविंग रिएक्शन होता है। अब ठीक है, लास्ट है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली द लिविंग रिएक्शन। तो ये जो तीन मैंने स्टेटमेंट डब्बे के अंदर रखे हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस जो लिखी हैं, ये वाली बात आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने इंक्लूड किया है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम यहाँ नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, ये लाइन बहुत याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस देयर सराउंडिंग इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। अब ये जो स्टिमुलाई होता है या तो ये बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। तो ये तीन तरीके के स्टिमुलाई हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस देयर सराउंडिंग इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल हो सकता है। Now all organisms are aware of their surrounding. जो सारे living organisms हैं they are aware of their surrounding, but human beings are the only organism who aware of himself. मतलब human beings are the only organism that has the self consciousness, and no other organism that is there on the planet does not have the self consciousness. अब इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ
की पॉइंट आता है उसको हमें याद रखना है। फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स, नीट 2016 के अंदर यहाँ पूछा गया था, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब फिर यहाँ इसके अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर ही एक और पॉइंट गिवन है, पेशेंट्स लाइंग इन अ कोमा आर ब्रेन डेड एंड दे डू नॉट हैव द सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये वाला पॉइंट भी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है। और एक और डिफाइनिंग फीचर हमें याद रखना पड़ेगा, दैट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। अब हम एमिनेंट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। कुछ स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के अंदर जो हमें बिल्कुल पता होने चाहिए और इनका हमें मतलब भी समझना है और इन्हें हमें याद भी रखना है, ठीक है। ये जो नोट्स है आपको एनसीईआरटी रीड नहीं करनी पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि इसके अंदर सारी एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक लाइन इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ द टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। यस, जो भी टिश्यूज की प्रॉपर्टीज होती है वो सेल, क्योंकि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट इज परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। पर जो ये सेल्स हैं, इन बस ये सेल से बन के तो टिश्यू नहीं बना, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनके इंटरैक्शंस की वजह से आती है। सिमिलरली द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल्स, ठीक है। जैसे कोई भी हमारे पास सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स है, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स के अंदर कोई जो भी मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन, अब वो जो सेल्यूलर ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी है वो उन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से ही है, पर उनके इंटरैक्शंस की वजह से है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनल नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनल, उनके अंदर नहीं पर उनके इंटरैक्शंस की वजह से। तो ये लाइन भी याद रखिएगा, ऐसे 1 और 2 पॉइंट थोड़ा बहुत सिमिलर है। और ये भी याद रखना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग इन अ सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। तो ये हमने हमारा यहाँ पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, दैट इज योर बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, यहाँ सब चीजों की बात की। अब हम यहाँ आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड नोमेनक्लेचर, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी इंक्लूडेड है, और इस टॉपिक को हम यहाँ करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द नंबर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब ये की पॉइंट याद रखिएगा, ये नीट के अंदर पूछा भी जा चुका है। नंबर ऑफ द स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। आई थिंक नीट 2015 या 16 में ही एक क्वेश्चन आया था। अब नॉमेनक्लेचर, जब हम यहाँ नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमें नॉमेनक्लेचर क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड द नॉमेनक्लेचर? अब क्योंकि वर्ल्ड के अंदर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है एंड वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द लोकल नेम व्हिच वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट क्रिएट्स द कंफ्यूजन। एक बात हम यहाँ समझते हैं, हमें नॉमेनक्लेचर क्यों चाहिए। वर्ल्ड के अंदर लाखों करोड़ों डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं प्लांट्स की, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं एनिमल्स की। अब अगर इंडिया के अंदर अगर मैं एग्जांपल लूँ कोई स्टेट में, जैसे अगर मैं डॉग का एग्जांपल लूँ, डॉग का साइंटिफिक नेम कैनिस होता है, ठीक है। तो डॉग का साइंटिफिक नेम कैनिस होता है, वो उसका एक साइंटिफिक नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर IUCN ने दिया है, ठीक है। अब यहाँ आपको यह समझना पड़ेगा, जैसे मैंने डॉग बोला, गुजरात के अंदर उसको कुत्ता बोलते हैं, क्या कई कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग एनिमल्स के स्टेट के अंदर ही, रीजन के अंदर ही, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अलग अलग नाम है, दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसलिए उस पर्टिकुलर एनिमल का एक कॉमन और एक साइंटिफिक नेम होना जरूरी है, दैट्स व्हाई द नॉमेनक्लेचर इज नीडेड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर है कि इट इज अ प्रोसेस और to standardize the naming of the living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world, तो वो nomenclature है। अब nomenclature possible कैसे? पहले तो आपको organism का identification करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये dog है, ये cat है, ये peacock है, ये pigeon है, ये क्या है। पहले आपको वो identification करना पड़ेगा। तो identification क्या है? It is the process to what organism the name is attached to, that is identification।
अब हमारे पास यहाँ दो बॉडीज आती है जो प्लांट्स के लिए नेमिंग करती है और एनिमल्स के लिए नेमिंग करती है, दैट इज योर ICBN एंड ICZN। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो प्लांट्स के लिए ICBN करती है और एनिमल्स के लिए ICZN करती है। अब जैसे अब हम यहाँ हमारे सिलेबस में जो नॉमेनक्लेचर हमें पढ़ना है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमें ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना, वो कोर्स के अंदर नहीं आता है और वो भी थोड़ा लेवल अप हो जाएगा तो रहने देते हैं। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय द कार्लस लिनेनुअस। ही इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और उनने दो बुक्स भी लिखी हैं, एक सिस्टमा नेचरे है जो एनिमल्स के लिए है और स्पीशीज प्लांटेरम है जो प्लांट्स के लिए है। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर ना कुछ रूल्स आते हैं, तो इन रूल्स को समझ लेते हैं। अब सबसे पहला रूल यहाँ ये आता है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजिकल नेमिंग के लिए लैटिन लैंग्वेज को क्यों चूज किया गया? रीजन इसका ये है क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है वो क्या है, वो एक डेड लैंग्वेज है एंड दे कैन बी नो मोर मॉडिफिकेशंस डन इन दैट लैंग्वेज, इसलिए लैटिन को एक ओरिजिन की तरह यूज किया गया फॉर द बायोलॉजिकल नेमिंग। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन और रिटन इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। सेकंड यह रूल ये कहता है कि जब भी आप एक बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, जैसे ये मैंगो का, ये क्या है, ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, दैट इज अ मेंजीफेरा इंडिका लिन। तो अगर आप यहाँ पहले वर्ड देखोगे यहाँ मेंजीफेरा, तो मेंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? मेंजीफेरा यहाँ जीनस रिप्रेजेंट करता है दैट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो मेंजीफेरा हियर रिप्रेजेंट द जीनस दैट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर और इंडिका यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिटाइट, क्या ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब जब भी आप बायोलॉजिकल नेम को हैंड रिटन लिख रहे हो, जैसे अगर मेरे को वीट का साइंटिफिक नेम लिखना है, अगर मेरे को यहाँ क्या करना है, मेरे को यहाँ वीट का साइंटिफिक नेम लिखना है, तो वीट का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ट्रिक्टम एस्टिवम एस्टिवम। तो ये मैंने हैंड रिटन लिखा है। तो जब भी आप बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखते हो तो वो जो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, जीनस है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जीनस है, एस्टिवम हमारे पास क्या है, स्पीशीज है। तो इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है टू इंडिकेट देयर Latin origin. तो when handwritten both the words are separately underlined to indicate their Latin origin. और ये जो लिन है ये author citation है, it is written after the species, या आप उसे specific epithet भी कह सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ रूल्स हैं किसके? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है कि दैट इज द क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ मल्टीपल स्टेप्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये पॉइंट को हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ इसी की ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पे एक प्रोसेस होता है, एक स्टडी होती है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर, तो वो होती है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी जो बेसिस है मॉडर्न टैक्सोनॉमी की, उसके लिए मैंने आपके लिए छोटी सी एक ट्रिक बनाई है, दैट इज हम मैकडी। हम मैकडी में बर्गर खाने जाते हैं तो वो मैकडी से हम यहाँ याद रखेंगे। तो मैकडी में जो एम है इट स्टैंड्स फॉर द मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ए स्टैंड्स फॉर एनाटॉमी मतलब इंटरनल, सी स्टैंड्स फॉर सेल स्ट्रक्चर, डी फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस और मैक डी। तो ई जो है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस इन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ द टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी के अंदर कितने प्रोसेसेस आते हैं? टैक्सोनॉमी के अंदर 4 प्रोसेसेस आते हैं और उनका सीक्वेंसिंग भी यही होता है। ये पहला आता है कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। अब हमने बोला कि हम
जो टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सा के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब टेक्सा क्या होता है, इट इज द कन्वीनियंट कैटेगरीज टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज अ टेक्सा। लाइक वीट भी एक टेक्सा हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, तो वो टेक्सा है। ठीक है, जैसे अब टेक्सोनॉमी है वैसे भी एक और स्टडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स जो है इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, एंड सिस्टमा मींस द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और टेक्सोनॉमी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। और सिस्टमैटिक्स को आप क्या कह सकते हो, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, और फाइलोजेनी के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर मेरे को सिस्टमैटिक्स को डिफाइन करना है तो सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स एक साइंस की ऐसी ब्रांच है that deals with the study of the living organism including their evolutionary relationship, तो वो है सिस्टमैटिक्स। तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज योर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इजी वे में हम इसको करेंगे। अब देखो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो ईच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसे हम या तो टेक्सॉन कहते हैं, या तो कैटेगरी कहते हैं, या तो रैंक कहते हैं। और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, दैट इज योर किंगडम। फाइलम वर्ड हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, डिवीजन प्लांट्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज सबसे लोअर यूनिट है और किंगडम सबसे हायर यूनिट है। अब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, अगर आप यहाँ स्पीशीज से किंगडम में जाओगे, स्पीशीज से किंगडम पे जाओगे तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे और जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे। एंड हायर द कैटेगरी, मोर डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द और टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। मतलब क्लासिफिकेशन का एक प्रॉब्लम आएगा और वो क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब यहाँ मैंने बता दिया आपको टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है। एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन आया था कि ट्राइब क्या है, ट्राइब इज अ सब स्पीशीज बिटवीन द सब फैमिली एंड अ जीनस। सब फैमिली और जीनस के बीच में एक स्पीशीज आती है जिसको सब स्पीशीज आती है जिसको हम ट्राइब बोलते हैं, और ये एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है तो आपको ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे पास आता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है। अब हम यहाँ सबसे पहले हम यहाँ प्लांट्स के लिए पूरा देखने वाले हैं। हम यहाँ स्पीशीज से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पूरा किंगडम में जाएंगे। प्लांट्स के लिए प्लांटी किंगडम है, एनिमल्स के लिए एनिमल किंगडम है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ प्लांट्स के अंदर जैसे मैं कोई यहाँ स्पीशीज ले लेता हूँ, तो स्पीशीज के अंदर जैसे पोटैटो के लिए जो स्पीशीज है वो ट्यूबरोजम है, ब्रिंजल के लिए मेलॉन्गिन है, मकोई के लिए निग्रम है। पर इन स्पीशीज का क्या है, इन स्पीशीज जो है इनका एक कॉमन जीनस होता है। तो जीनस क्या है, जीनस का मतलब है ग्रुप या असेंबली ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज। ग्रुप एंड असेंबली ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज, उसको हम यहाँ क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। जैसे पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलैनम ट्यूबरोजम। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलैनम मेलॉन्गिना। मकोई का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलैनम निग्रम। तो ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। अब जीनस जो होता है इट इज द ग्रुप या असेंबली ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज, और एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज भी हो सकती है, जैसे वो सोलैनम का आप यहाँ एग्जाम्पल ले लो। अब जीनस के अंदर एनसीईआरटी ने प्लांट्स के केस में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसे डीपीएस स्कूल से याद रख सकते हो, डटूरा, पेटूनिया एंड सोलैनम। अब ये डटूरा, पेटूनिया, सोलैनम है, ये सारे के सारे कॉमन फैमिली के अंदर आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सोलेनेसी फैमिली। अब फैमिली क्या है सर, फैमिली जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ द जीनस एंड इट इज बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड द फ्लोरल कैरेक्टर। इट इज बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड द फ्लोरल कैरेक्टर। ठीक है, जो प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, प्लांट्स में अगर आप फैमिली बनाते हो तो वो 2 बेसिस पे डिपेंड करती है, एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर पे, एक फ्लोरल कैरेक्टर पे। तो डटूरा, पेटूनिया और सोलैनम सब सोलनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, और कॉन्वल्वुलेसी फैमिली जो है वो स्वीट पोटैटो की होती है। अब ये फैमिलीज का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। प्लांट्स के लिए बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर 2 ऑर्डर्स आते हैं, एक पॉलीमोनियल्स, एक सैफिनडेल्स। अब ऑर्डर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। जैसे पॉलीमोनियल्स डाइकोटिलिडनी के अंदर आता है और एक मोनोकोटिलिडनी क्लास होती
होती है। अब क्लास का ग्रुप को क्या बोलोगे? डिवीजन बोलोगे। 2 डिवीजन है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में। डाइकोटिलिडने एंड मोनोकोटिलिडने एंजियोस्पर्म्स के अंदर खुलेंगे और इन्हीं क्लास डिवीजन्स का जो ग्रुप होता है वो क्या बनाता है? वो किंगडम बनाता है। तो ये प्लांट्स के लिए हो गया। तो अगर मैं जैसे पोटैटो के लिए बात करूं, ठीक है, तो ये आपको पूरा ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको याद रहेगा। अब सिमिलरली आप ये फ्लो चार्ट देखिए। अब यहाँ एनिमल्स के लिए भी हम बात कर लेते हैं। अब एनिमल्स के अंदर एनसीईआरटी ने 3 स्पीशीज दिए, 3 हमारे पास एनिमल्स दिए, लायन, टाइगर एंड पैंथर। लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस और पैंथर का पैंथेरा पैराडस। अब जीनस जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है? ग्रुप या असेंबली ऑफ द रिलेटेड स्पीशीज। तो पैंथेरा हमारे पास आ गया और फेलिस जो होता है वो जीनस होता है कैट का और कैनस जो होता है वो डॉग का होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ग्रुप ऑफ जीनस जो होता है वो फैमिली होती है, हमारे पास 2 फैमिली आती है, फेलिडे एंड कैनिडे। कैनिडे फैमिली डॉग की होती है, फेलिडे फैमिली कैट की होती है। अब फैमिली का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? फैमिली का जो ग्रुप होता है वो ऑर्डर होता है। अब जैसे कार्निवोरा आता है और प्रीमाटा आता है। कार्निवोरा जैसे जो फेलिडे और कैनिडे है वो किसके अंदर खुलते हैं? फेलिडे और कैनिडे कार्निवोरा फैमिली के अंदर खुलते हैं। जैसे कार्निवोरा के अंदर कौन से एनिमल्स आ गए? टाइगर, डॉग एंड कैट। और प्रीमाटा के अंदर मंकी, एप्स एंड गिमोन्स। अब क्लास जैसे मैंने आपको बताया, क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर। तो कार्निवोरा और प्रीमाटा मैमेलिया क्लास के अंदर खुलते हैं। अलग अलग और क्लासेस होती है, एव्स होता है, रेप्टिलिया होता है, एम्फीबिया होता है। फिर ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम होगा। मैंने बोला था कि डिवीजन वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फाइलम वर्ड जो है हम यहाँ एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो ये सब जो हमारी क्लासेस हैं, मैमेलिया है, एव्स है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, ये कॉर्डेटा के अंदर, कॉर्डेटा की सब क्लासेस है और कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आता है। और अलग अलग फाइलम्स होते हैं। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो पूरे बहुत टोटल 32 फाइलम्स होते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा भी उसमें से एक फाइलम होता है। कॉर्डेटा फाइलम के लिए क्या होना चाहिए? नोटोकॉर्ड होना चाहिए और सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अब किंगडम जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ फाइलम होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ एनिमल्स के लिए एनिमिलिया किंगडम है। तो ये जो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ चार्ट बना के दिया है, यहाँ ये प्लांट्स के लिए है, ये एनिमल्स के लिए है, आप प्लीज इसको इसी तरीके से याद करिएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या है ना, यहाँ मैंगो, वीट और हाउस फ्लाई के लिए एक सेपरेट टेबल दिया हुआ है। एक बार हाउस फ्लाई से नी 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने वो पूरा टेबल यहाँ लिख दिया है। आप ये टेबल रेफर करिएगा। मैंगो के लिए जैसे वीट के लिए फैमिली पोएसी हो गई, हाउस फ्लाई के लिए मुसिकडे हो गई, ये सब ऑर्डर्स देखेगा और ये टेबल बहुत ही अच्छे से हमें याद रखना है। तो ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए एनालिसिस चार्ट बनाया है और एनालिसिस चार्ट हमें यहाँ ये समझाएगा कि हर ईयर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एनालिसिस चार्ट के हिसाब से 2024 में या रीनीट के अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, 23 के अंदर भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब 2 साल से इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे। 2022 में एक क्वेश्चन था, 21 में एक क्वेश्चन था, 20 में नहीं था, 19 और 18 के अंदर था, 17 में भी नहीं था। मतलब इस चैप्टर से ज्यादा कितना क्वेश्चन आ सकता है? इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से हमने पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से यहाँ हमने कवर किया है। पहले आप कोई भी आपके रिस्पेक्टेड सर है, आप उनके लेक्चर्स देखिए और वन शॉट अगर आपको पूरा चैप्टर आराम से समराइज करना है, क्विक रिकैप करना है, मैं थोड़ी सी चीजें भूल रहा हूँ, तो वो उस चीज के लिए आप यहाँ इस चैनल पे आइए, मेरा वीडियो देखिए, नोट्स को रेफर करिए और अपनी बायोलॉजी को एक्सेल करिए और 360 में से 360 नीट 2025 के अंदर बिल्कुल क्रैक करना है। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी अपडेटेड।